हाय स्टूडेंट, मैं विशाल पवार न्यू गुरुकुल स्टडी चैनल पर आपके लिए आज लेके आया हूँ कक्षा 10 विज्ञान एनसीईआरटी का पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 2 वीडियो। इससे पहली वीडियो में हमने वियोजन अभिक्रिया तक इस पार्ट की स्टडी कर ली है। इससे आगे इस वीडियो में वियोजन अभिक्रिया के आगे की जो पार्ट का रिमेनिंग पार्ट है उसको हमें स्टडी करना है। तो आइए चलते हैं इस लेसन के रिमेनिंग पार्ट की ओर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ा था, यानी कि जब एक अभिकारक अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो इस तरह की अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, यानी कि वियोजन अभिक्रियाएं कितनी तरह से हो सकती हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। इसमें पहला प्रकार है उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन क्या है? जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा द्वारा संपन्न होती है तो ऐसी अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन कहते हैं। इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं इस एग्जांपल से। CaCO3 जिसे हम चूना पत्थर कहते हैं, जब इसको ऊष्मा प्रभावित करके अभिक्रिया कराया जाएगा तो ये बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाएगा। बिना बुझा चूने का सूत्र है CaO और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी जिसका सूत्र है CO2। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक ऊष्मा प्रभावित करने पर उत्पादों में बदल जाता है, ऐसी अभिक्रियाओं को उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरा प्रकार है इसका विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन अभिक्रियाएं क्या हैं? वो वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत द्वारा प्रभावित करने पर संपन्न होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। जल का यदि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में वियोजन करना हो तो विद्युत धारा प्रभावित करने पर अभिक्रिया जो वियोजन अभिक्रिया जो संपन्न होगी उससे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, जिसको इस सामने दिए वाले चित्र में से आप समझ सकते हैं किस तरह से इस अभिक्रिया को कराया जाता है। वियोजन अभिक्रिया के बाद अगली अभिक्रिया का प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? जब किसी अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है वो किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तब उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं नीचे। यह है Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu। इस अभिक्रिया में क्या हुआ? आयरन जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए इस अभिक्रिया में Fe ने कॉपर को सल्फेट आयन से विस्थापित कर दिया और उसके साथ अपना यौगिक बना लिया FeSO4 और Cu को अलग निकाल दिया। तो इस तरह की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। इसके बाद अगली अभिक्रिया का जो प्रकार है वो है द्विस्थापन अभिक्रिया। द्विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? इन अभिक्रियाओं में जो उत्पादों का निर्माण होता है वो दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl। इस अभिक्रिया में इन दोनों अभिकारक यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से Ba जो है SO4 के साथ जुड़कर BaSO4 बनाता है और NaCl से क्रिया करके NaCl बनाता है। इस तरह से ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके बाद अगली जो अभिक्रियाएं हैं वह है अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या है? सबसे पहले हम उपचयन अभिक्रिया को पढ़ लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है, यानी कि कमी होती है, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है निकल जाते हैं, उन अभिक्रियाओं को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि नीचे एक जो एग्जाम्पल दिया है उसमें आप देखेंगे, यदि इसमें लिखा है Na प्लस Cl एरो Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। आप जानते हैं जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, त्यागता है, तो उसके पास उस पर पॉजिटिव साइन आ जाता है। और इस अभिक्रिया में जो रेड एरो से इंडिकेशन दिया गया है इसमें Na ने Na पॉजिटिव बनाया। इसका मतलब क्या है कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट त्याग दिए हैं, ह्रास किया है इलेक्ट्रॉनों का, जिसकी वजह से इस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। इसी तरह दूसरी अभिक्रिया जो है इसमें वह है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है?
ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती हो, उस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप नीचे जो है देख सकते हैं, नीले कलर में जो एरो का चिन्ह लगा हुआ है ये दिखा रहा है कि उस ऊपर वाली अभिक्रिया में Na+Cl एरो Na++ नेगेटिव जो फॉर्मेशन हुआ है, अभिक्रिया हुई है, इसमें Cl ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने डोनेट किए थे वो Cl ने ग्रहण किए, इससे इसके इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि हुई और इसने Cl निगेटिव बना दिया। क्योंकि आप जानते हैं जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋणात्मक चिन्ह आता है, निगेटिव साइन आता है। इस तरह से इस अभिक्रिया में जो है वो अपचयन अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित पढ़ने के बाद इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है वो है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, सबसे पहले इसकी परिभाषा को पढ़ लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या है कि जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता या अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर एक रंगीन परत जम जाती है, जिससे धातु कमजोर हो जाती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। अब आप इसको व्यावहारिक भाषा में समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब लोहा नया होता है तो वो काले रंग का होता है, लेकिन जब उसको बाहर खुले में छोड़ दिया जाता है तो कुछ दिन बाद उस पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। इस भूरी परत का जमना ही संक्षारण कहलाता है। आपने देखा होगा जो चांदी के आभूषण होते हैं उनका जो कलर है, उनका जो रंग है, कुछ दिन बाद वो काला पड़ने लगता है। चांदी की जो चमक है वो धीरे धीरे गायब होने लगती है और उस पर एक काली परत जमने लगती है। ये क्या है, ये भी संक्षारण का उदाहरण है। आपके घर में तांबे के बर्तन देखे होंगे आपने, तांबे के बर्तन पर हरी परत जम जाती है, ये भी संक्षारण का उदाहरण है। तो आप समझ गए होंगे क्या है संक्षारण। जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर जो रंगीन परत जम जाती है, इस पूरी प्रक्रिया को ही संक्षारण कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि संक्षारण यदि किसी धातु में होना शुरू हो जाता है तो वह धातु धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। तो यदि आपके एग्जाम में यदि पूछा जाए कि जंग लगना क्या है तो आप समझा पाएंगे जंग लगना क्या है। जब लोहे को खुले में छोड़ दिया जाता है तो उस पर ऑक्सीजन और आर्द्रता आदि के संपर्क में आने पर एक भूरे रंग की परत जो जम जाती है, उस प्रक्रिया को ही जंग लगना कहा जाता है। यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं संक्षारण को रोकने के उपाय। जो संक्षारण है उसको किस तरह से रोका जा सकता है। तो इसके उपायों में सबसे पहला जो उपाय है वो है धातु की सतह को पेंट करके। आपने देखा होगा जब नए दरवाजे लोहे के या नया कोई लोहे का सामान बन के आता है तो उस पर पेंट कर दिया जाता है। क्यों? ताकि उसको संक्षारण होने से रोका जा सके और उसकी चमक को बढ़ाया जा सके, उसको नया का नया रखा जा सके। इसलिए धातु की सतह को पेंट किया जाता है। इसलिए धातु की सतह को पेंट किया जाता है। दूसरा उपाय है धातु की सतह पर ग्रीस लगा करके। इसको आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि जो बैटरी के टर्मिनल होते हैं उस पर रासायनिक अभिक्रियाओं से क्या होता है कि नीले और सफेद रंग का पदार्थ जमना शुरू हो जाता है। उसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि उसके टर्मिनल्स पर ग्रीस लगा सकते हैं, जिससे उनका संक्षारण रोका जा सकता है। अगला उदाहरण है धातु पर विद्युत लेपन करके और धातु की सतह पर तेल लगा करके हम संक्षारण को रोक सकते हैं। अगला टॉपिक इसके बाद है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है, पहले इसको हम परिभाषा से समझेंगे। जो वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री होती है, जब वो वायु के संपर्क में आती है तो वह उपचयित हो जाती है, जिससे क्या होता है उसके स्वाद में और गंध में परिवर्तन आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं।
इसको आप अच्छे से समझने के लिए कुछ उदाहरण जो आपके आसपास होते हैं उनसे आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कि जब अचार डाला जाता है तो उसे कांच के या प्लास्टिक के वायुरोधी बर्तन में रखा जाता है, जिससे वह अचार खराब ना हो सके। और दूसरे इसके उदाहरण है, जो आप बाजार में चिप्स कुरकुरों के जो पैकेट लेते हैं वो एक गैस के साथ बंद किए जाते हैं। इन पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरी होती है जो उन खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाती है। अब आगे हम इसमें पढ़ते हैं विकृत गंधिता को रोकने के उपाय क्या हैं। विकृत गंधिता को किस तरह से रोका जा सकता है। ये जो उपाय हैं वो मैंने आपको अभी उदाहरणों में बता ही दिए हैं कि जैसे अचार को रखने के लिए प्लास्टिक और कांच के वायुरोधी बर्तन का उपयोग किया जाता है। कुरकुरे और चिप्स के पैकेटों को वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा सीलबंद किया जाता है। तीसरा उपाय है शीतलन द्वारा, यानी कि कूलिंग करके हम विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। और चौथा उपाय है प्रतिआक्सीय कारक का उपयोग करके भी हम विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। इस तरह से आपने इस चैप्टर के मुख्य बिंदुओं को अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर को हमने 2 वीडियो से अच्छे से समझ लिया है। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के अभ्यास के जो प्रश्न हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर को आप समझकर अपने इस चैप्टर के नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। और यदि इसके बाद भी कोई आपको इस चैप्टर में डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियो को पाने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही बेल आइकन वाला घंटी का बटन भी दबाएं, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।